हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस एंड एनटीएससी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2013। तो हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं, एकदम बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं। सारी के सारे आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी एनटीएससी सैट सोशल साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो आपका सिलेबस है उसी के साथ साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं हमेशा एनटीएससी के क्वेश्चन पेपर को शुरू करने के पहले कहती हूँ, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि यार ये आंसर नहीं बन रहा तो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने बैठ गए, या ये नहीं बन रहा तो फिर चले गए, या छोड़ दिया कि नहीं यार ये तो आ ही नहीं रहा, कैसे कैसे आ जाएगा, ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो बनेगा नहीं। ये चीज़ नहीं करनी। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। जितना सीखोगे हमेशा कम ही लगेगा। बस इतना अपने को करना है कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जब इन क्वेश्चन को देखते हो तो हो सकता है आपको देखते से आंसर ना बने, लेकिन देखने के बाद, आंसर पता करने के बाद, कहानी सुनने के बाद, आज आपने सुन लिया है, अगली बार जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको उसको याद रखना है। ऐसा ना हो कि फिर वापस भूल जाए। अगर तब भूलेंगे तो गड़बड़ है। अभी नहीं याद आ रहा, कोई भी परेशानी नहीं है। आप भले जेई की एग्जाम दे रहे हो, आप भले नीट की एग्जाम दे रहे हो, आप भले एनटीएससी दे रहे हो, आप भले यूपीएससी दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, शुरुआत में ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के लिए रिसर्च करें। उसके बाद में ज़रूरी है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करें, क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस पढ़ते जाओगे, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो फिर उस सिलेबस को पढ़ने का मतलब ही नहीं है। मान लो आपने मेरी सारी की सारी वीडियो रट ली है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं पता है तो आपका आंसर नहीं बनेगा। और ये भी देखा जा रहा है, अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मैक्सिमम उन सारे वीडियोज़ में से ही कवर है, क्योंकि हमने हिस्ट्री में पूरा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पूरा एनसीईआरटी में से कवर किया है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी से बाहर आपको कोई चीज़ जानी नहीं है ना। जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो कुछ अलग से पूछी जाती है, जिसके लिए हम उनको लर्न करेंगे और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, है ना। बाकी मैक्सिमम आपके 40 क्वेश्चन है ना, आपको पता है कट ऑफ कितना आता है? कट ऑफ एक बार ढूंढ के लाना और आप मुझे कमेंट में बताना। इतना सड़ा सा कट ऑफ आता है एनटीएससी का, मतलब बहुत ही कम कट ऑफ आता है ना। तो आप उतना तो आसानी से सिक्योर कर सकते हो। अगर सोशल साइंस में आपने सिक्योर कर लिया तो मान लो आपके कोई से दूसरे सब्जेक्ट्स वीक है ना, तो चल जाएगा। और इसमें तो ये तो कहानी है, तो इसमें तो याद हो ही जाती है चीज़ें, है ना। कुछ डेट्स हैं जिसको हमने, देखो हिस्ट्री की तो डेट्स हमने पूरी टाइमलाइन वाइज याद की है ना, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम जैसे जैसे करते जाते हैं तो हमको दिमाग में रह जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के सब रटने की ज़रूरत है, सब चाटने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, पेपर्स देखते जाओगे, तो बार बार देख के आपको वैसे ही डेट्स याद हो जाएगी। आपको क्या लगता है आपके टीचर्स जो हैं वो डेट्स याद करते हैं बैठ के कि बच्चा कभी भी पूछ लेगा तो याद कर ले? नहीं, वो फ्रीक्वेंटली उन चीज़ों को देखते रहते हैं। अब मैं जब 10th में थी, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करूंगी तो फिर मेरे को याद नहीं थी उस टाइम पे डेट्स, लेकिन अब याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 50 बार उस चैप्टर को देख लिया है, 50 बार आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, 50 बार हमने उनको सॉल्व कर लिया है, तो ना चाहते हुए दिमाग में डेट्स रह जाती है ना। तो इनकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। आप करते चलोगे, पढ़ते चलोगे तो होता जाएगा। और इवन ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें सोशल साइंस आता है बहुत हेल्पफुल रहेंगे, है ना। एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज के ही हैं, सभी तरीके से आपको चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कि मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर टिक करा दूं, मैं आजू बाजू की कहानी भी आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी ताकि आप भूल गए हो तो आपके दिमाग में रह जाए। ठीक, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वॉज कॉन्फ्यूशियस? कौन थे ये, है ना। तो नाम से तो ऐसा कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है तो क्या ये फिलॉसफी है या क्या कुछ नाउन है या कोई पर्सन है, क्या है? तो बेसिकली अगर बात करें इनकी तो ये एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे। कौन थे? चाइनीज़ फिलोसोफर थे जो कि लोगों को अपने लिटरेचर द्वारा काइंडनेस, हम्बलनेस, है ना, मॉरल वैल्यूज सबके बारे में सिखाते थे। नॉलेज, सारी चीज़ों के बारे में सिखाते थे। एक
सदी थी इनकी, है ना, मतलब लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे उस समय पे, है ना। करीब चाइना में अगर हम बात करें तो मतलब लोग करीब 100 साल तक के इंटरवल तक इनको माना है, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करा है और इवन आज तक भी फॉलो करते हैं, है ना। तो ये कौन थे? चाइनीज़ फिलोसोफर थे और इनकी हाइट जो है वो 9 फीट प्लस थी। सोचो कितने लंबे होंगे, है ना। और इतने ही लंबे इनके विचार भी थे। काफ़ी लोग मानते थे चाइना में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दिमाग में रह सकते हो। आजू बाजू की चीज़ भी मैंने आपको बता दी, है ना। तो ये ना ही जापान के लीडर थे, रिलीजियस लीडर, ना ही दलाई लामा के डिसाइपल थे, ना ही तिब्बत के किंग थे। ये क्या थे? चाइनीज़ फिलोसोफर थे, है ना। समझ आया? चेक कर लेते हैं आंसर, तो चेक कर ही लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज बारबरोसा ऑपरेशन? बारबरोसा ऑपरेशन क्या था, है ना। तो बारबरोसा ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो आप इसको ये वाले टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, यहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर 2 है, यहाँ भी वर्ल्ड वॉर 2 है, यहाँ पे भी जर्मनी रशिया है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस है। तो देखते हैं क्या बात है, क्या किस्सा है इसका। तो ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, या कहा जाए तो एक कोड वर्ड था, है ना। लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 में किस किस के बीच में हुई थी ये आपको मेरे को बताना है ना। नाम आपको याद करके बताना है किन किन के बीच में थी। एक तो एक्सेस पावर थी, है ना, और एक और पावर थी। एक्सेस पावर, सेंट्रल पावर, चलो हिंट दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब इसके सेम चीज़ उसमें भी थी, वर्ल्ड वॉर 1 में भी। कौन कौन सी पावर थी? सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स थी, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है किन के बीच में लड़ाई थी, कंट्रीज़ का नाम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज़ तो मैं आपको रटवा चुकी हूँ, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी आपको ध्यान में रख के थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और इस बारबरोसा ऑपरेशन का अगर किस्सा सुनाऊँ तो ऐसा था कि जैसे रशिया है, तो रशिया में जब जर्मनी ने इन्वेजन किया था, है ना, जर्मनी ने, किसने? जर्मनी ने जब रशिया में घुसपैठ की थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे, तो कुछ कोड वर्ड रखना ज़रूरी है ना, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके। जैसे शेरशाह से कम्युनिकेट करना है ना, तो मतलब विक्रम बत्रा से कम्युनिकेट करना है तो उन्होंने शेरशाह नाम रख दिया। ऐसे उनके दोस्तों से कम्युनिकेट करना था तो अलग अलग नाम रख दिए थे। याद है कि नहीं मूवी, है ना। तो जब कम्युनिकेशन करना होता है, कोई सा सीक्रेट प्लान होता है ना, तो डायरेक्टली उस प्लान का नाम नहीं लिया जाता या डायरेक्टली उसकी बात नहीं की जाती। अब जैसे बारबरोसा रख दिया, अब मान लो कोई बात में बारबरोसा के बारे में बात कर रहा है, तो क्या रशिया वाले को समझ आएगा कि क्या बारबरोसा है? खाने की चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दोस्त का नाम भी हो सकता है, वहाँ तो नाम भी ऐसे होते हैं, है ना। तो इन्होंने ऑपरेशन का नाम रख दिया ताकि ऐसे पता ना चले कि किस बारे में बात करें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे भी या पहले शुरुआत से ऐसे ना फ़ोन की लाइनें मिक्स हो जाती थी, या जो वो ऐसे ऐसे चक्रे वाले फ़ोन हुआ करते थे, या कुछ भी लेटर्स वगैरह के थ्रू अगर बात करें तो उसके अंदर अगर इस ऑपरेशन के बारे में बात करनी है तो बारबरोसा लिख देंगे, है ना। अब अगर कोई पढ़ेगा भी ऑपरेशन उस लेटर को, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोड वर्ड रखते थे ताकि किसी को पता ना चले और काम भी बन जाए। क्लियर है कि नहीं? तो ये कब यूज किया गया था? जब जर्मनी ने रशिया के अंदर क्या किया था? इन्वेजन किया था। नेम ऑफ जर्मनीज इन्वेजन ऑफ रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो इट वाज अ प्लान टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं है, ट्रीटी भी नहीं है जर्मनी और रशिया के बीच में, ना ही ये कोई सीक्रेट मीटिंग है सेंट्रल फोर्सेस की। ये एक ऑपरेशन का नाम है, एक कोड वर्ड है जो कि यूज़ किया था जब जर्मनी ने रशिया में इन्वेजन किया था, यानी कि घुसपैठ की थी। क्लियर? आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज 2, करेक्ट। Who was the king of England during फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पे इंग्लैंड के किंग कौन थे, है ना। Who was the king of England during the first round table conference? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। और यहाँ पर जो किंग थे, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था, चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, है ना। तो इस समय पे जो किंग थे उनका नाम था जॉर्ज 5th, ठीक है। क्या नाम था? जॉर्ज 5th। जॉर्ज 5th इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जॉर्ज 5th थे उस समय पे राजा कि इंग्लैंड के, है ना। राजा ही हुआ करते थे तब तो इंग्लैंड में, मतलब अभी भी राजा रूल वही चल रहा है उनका, तो पार्लियामेंट्री वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री वाज नॉट इंडल्ज्ड इन अलाइड पावर्स? चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज में रिवाइज करा देती हूँ, ये नहीं पूछूंगी आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज के नाम बताने हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज में आपको बता देती हूँ। एक तो कौन सी थी? सेंट्रल पावर, ठीक है। 2 के बीच में लड़ाई हुई थी, इन्होंने अपने ग्रुप को नाम दे दिया था कि ये सेंट्रल पावर है। और एक कौन सी है? अलाइस,
ठीक है, तो सेंट्रल पावर जो है इसके अंदर छोटी टीम थी। कौन सी टीम थी? छोटी टीम थी। कौन कौन बता देती हूँ, घाट, ऐसे आप इसको घाट से याद कर सकते हो। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, है ना। टर्की को आपको सेंट्रल, अच्छा इसमें ये कैसे याद रख सकते हो आपकी सेंट्रल पावर हारी थी, है ना। तो आपको याद होगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया में हम पढ़ते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के जो रिलीजियस लीडर थे, है ना, खलीफा, उनको उनके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की जा रही थी। किसके द्वारा? जो जीतने वाली पार्टी थी उसके द्वारा, यानी कि उसमें कौन था? ब्रिटेन भी था, है ना। तभी तो इंडिया में भी लड़ाई कर रहे थे क्योंकि ब्रिटेन इंडिया पे राज कर रहा था। तो एक यहाँ पे तो पार्टी आप ऐसे ब्रिटेन भी याद रख ही सकते हो कि जीतने वालों में कौन था? ब्रिटेन था, ठीक है। और यहाँ पर कौन थी? टर्की थी। तो आपको याद रहेगा कि सेंट्रल पावर्स हारी थी और अलाइज पावर क्या थी? जीती थी। अब अलाइज पावर में एक कंट्री तो याद आ गई अपने को इंडिया के तौर पर, कौन सी? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन था, है ना। साथ में और कौन सी थी? रशिया थी, ठीक है, इटली थी, जापान थी, ठीक है, यूएसए बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप पहले फ्रांस ऐड कर सकते हो और सबसे आखिरी में यूएसए आया था, है ना। तो ये कंट्रीज थी जिसने क्या किया था? अलाइज में पार्टिसिपेट किया था, है ना, मतलब वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द साइड ऑफ अलाइज। जैसे ब्लू को लिख दिया था ना मैंने, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको पूरा। कौन कौन? ब्रिटेन, अरे चल जा भैया, कौन कौन? ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, फ्रांस और यूएसए लास्ट में आया था। क्लियर? तो ऐसे घाट और बिट्सफू ऐसे करके भी आप नाम याद कर सकते हो, ठीक है। और कौन जीता था? तो टर्की के ऊपर इम्पोज किया था। तो जाहिर सी बात है टर्की हारा था और ब्रिटेन इसके अंदर आएगा ही क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन रूल करा था और इसीलिए इंडियन मुस्लिम्स जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट क्या करना चाहते थे? कुछ करना चाहते थे, है ना, कि कुछ अगेंस्ट में बताना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन चुका था। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? कौन सी कंट्री अलाइड पावर्स में नहीं थी, मतलब इस पावर में नहीं है। तो ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान, फ्रांस और यूएसए को छोड़ के कौन सी कंट्री दिख रही है? ऑस्ट्रिया दिख रही है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑस्ट्रिया किस में थी? अलाइज में हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑस्ट्रिया तो सेंट्रल पावर्स में थी, ठीक है। और मेन लड़ाई ही ऑस्ट्रिया की शुरू हुई थी, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या है? ऑफ विच रिवॉल्यूशन वॉज द मोटो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी? इनमें से किस रिवॉल्यूशन का मोटो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी था? तो हम 9th क्लास में ये पढ़ के आए हैं जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि लोगों को वहाँ पे रियलाइज़ होने लगा कि हमको आज़ादी चाहिए, है ना, लिबर्टी चाहिए, साथ ही साथ में समानता चाहिए और भाईचारा चाहिए, लोगों के पीछे फ्रेटर्निटी चाहिए, है ना। तो ये इन्होंने अपना मोटो बना लिया था। किन लोगों ने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पे जो लड़ने वाली पार्टी थी उसने अपना मोटो बना लिया था। क्या क्या? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ठीक है। तो ये हम पढ़ के आए हैं। तो 9th 10th का तो हमको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, इधर उधर का याद हो या ना हो। 6th 7th 8th का चलो भूल भी गए हो तो समझ आता है, 9th 10th का तो थोड़ा बहुत याद रहता है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बात है, ये मोटो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था। महात्मा गांधी डांडी मार्च वॉज एसोसिएटेड विथ, कौन से मूवमेंट से महात्मा गांधी जी का डांडी मार्च एसोसिएटेड था, है ना। तो मूवमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं? क्विट इंडिया, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने जब रॉलेट एक्ट इम्पोज हुआ था, रॉलेट एक्ट इम्पोज हुआ था, पूरी टाइमलाइन में आपको एक और बारी बता देती हूँ। गांधी जी आए 1915 में, उन्होंने सत्याग्रह की बात करी, ठीक है। फिर 3 जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह किया, है ना। वो ईयर्स आपको याद होंगे, 1917, 1917, 1918, है ना। 3 जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह करवाए। उसके बाद में उन ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि यार ये लोग तो सारे के सारे सत्याग्रही बन चुके हैं, तो रॉलेट एक्ट इम्पोज कर दो, है ना। तो उन्होंने रॉलेट एक्ट इम्पोज किया कि अगर लोग इकट्ठे होते हुए दिखे या कुछ भी ऐसी पार्टी बनाते हुए दिखे या एसोसिएशन बनाते हुए दिखे तो उनको क्या कर देंगे? उठा के जेल में बंद कर देंगे 2 साल के लिए बिना कोई ट्रायल दिए, है ना। तो ऐसे रॉलेट एक्ट इम्पोज हुआ। फिर उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे थे
तो फिर इन्होंने क्या बोला कि ये कर लेते हैं अपन लोग, मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं, है ना। तो मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया, ठीक है। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि यार हम तो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कि हम आपसे लड़ाई झगड़े ना करें, और आप मार्शल लॉ, रॉलेट एक्ट जैसे इम्पोज करते जा रहे हो। तो गांधी जी ने बोला अपन हड़ताल पे उतरेंगे, है ना, और जिसकी शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ में शुरू होगी, है ना। ऐसी बात उन्होंने रॉलेट एक्ट के समय पे ही कर दी थी, हालांकि काफ़ी बाद में शुरू हुआ था सब कुछ, है ना। तो तब बात करी थी, और उसके बीच में मतलब ऐसा इन्होंने इसी समय पे सोच लिया था, लेकिन उसके बीच में फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और ये भी सब चल गए थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि 6 अप्रैल से अपन शुरुआत करेंगे हड़ताल के साथ में, क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन फिर क्या हुआ, जलियांवाला बाग वाला मैसेकेयर हो गया। तो गांधी जी को लगा कि नहीं यार, अपने को तो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, है ना। तो फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की विद खिलाफत मूवमेंट, है ना। तो ये दोनों मूवमेंट चले, लेकिन फिर उसके बाद देखा गया कि लोगों को समझ नहीं आया, लोग अभी भी वॉयलेंट थे, लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। चौरी चौरा पे काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हो चुका था, ठीक, मतलब उन्होंने वो पुलिस स्टेशन फूंक दिए थे ना लोगों ने, पुलिस वालों से लड़ाई हो गई थी। तो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा नहीं करना है अपने को। तो फिर उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकने के बाद में गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि अरे अपन ने रॉलेट एक्ट के समय पे बात की थी ना कि 6 अप्रैल को हड़ताल करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कोई, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में से देखा गया था कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं कहीं पे लिमिटेड पार्टिसिपेशन भी था। तो गांधी जी ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा कोई सा टॉपिक उठाया जाए जिसके ऊपर सारे के सारे सहमत हो और सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़े। तो ऐसा उन्होंने कौन सा टॉपिक ढूंढा, नमक का। नमक, गरीब से अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, लॉयर, कोई भी प्रोफेशन का बंदा या बिना प्रोफेशन का बंदा भी नमक तो खाते ही खाता है ना। तो फिर उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स की बात की और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। समझ में आया कि नहीं। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे की गई, तब रॉलेट एक्ट के समय पे उन्होंने सोचा था कि वो हड़ताल से शुरू करेंगे 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन फिर सिचुएशंस अलग हुई ना। तो फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत कैसे की, शुरुआत करते हुए उन्होंने डांडी मार्च किया, है ना। साबरमती आश्रम जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से डांडी तक वो पैदल चले, जहाँ पर समुद्र था। वहाँ पर उन्होंने समुद्र का पानी लेके उसको उबाला और सॉल्ट लॉ जो है वो तोड़ा। क्लियर, समझ में आया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किससे एसोसिएटेड था, या फिर कहा जाए डांडी मार्च जो है वो किससे एसोसिएटेड था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। समझ आया, क्लियर है। पूरी मैंने आपको कहानी रिवाइज करा दी। चेक कर लेते हैं, आंसर इज राइट। द लाहौर कांग्रेस सेशन वॉज फेमस फॉर, लाहौर कांग्रेस सेशन किस चीज़ के लिए फेमस था। तो लाहौर कांग्रेस सेशन की आपको बात याद होगी थोड़ी थोड़ी सी। देखो 3 सेशन हमने तो पढ़े, मार्क भी किए हैं मैप पे, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको याद होगा। जैसे 10 CBSE बोर्ड के लिए हमने 3 मार्क किए हैं, एक तो मद्रास वाला मार्क किया है, एक अपना कोलकाता वाला मार्क किया है और एक नागपुर वाला मार्क किया है। एक पहले आपको लाहौर वाला सेशन भी मार्क करने के लिए आता था, लेकिन अभी नहीं आता है ना। तो लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या बात हुई थी, लाहौर कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने फुल इंडिपेंडेंस की बात कही थी, है ना, कि अब हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले कि इधर लड़ाई करें या उधर लड़ाई करें या फिर किसी डोमिनेंट स्टेटस की भीख मांगे, कुछ भी नहीं करना, हमको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, आप लोग तो यहाँ से जाओ, अब कुछ भी नहीं चाहिए हमको ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से भगाना ही है। हमको उनसे कोई एडजस्टमेंट चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमको उनसे फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो लाहौर सेशन में किस चीज़ की बात हुई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई। ठीक, और जैसे अपना जो बाकी सारे सेशन थे उसके लिए तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कि एक में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था, एक में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था। समझ आया। नेक्स्ट पे आ जाए, Who read the inscription on pillar of Emperor अशोका। तो हमने बात की मौर्यन एम्पायर की बात की थी, वीडियो है हमारा डला हुआ है ना। तो मौर्यन एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि जब अशोक ने इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत की थी, है ना, वो पिलर्स वगैरह स्टोन वगैरह पे लिखवाया करते थे ताकि उनका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और साथ ही साथ में बहुत सदियों तक लोग उसको याद रखे उस मैसेज को, है ना। तो उन्होंने पिलर्स पे अलग अलग चीज़ें इंस्क्राइब करवाई थी और अशोकन पिलर पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई बारीक बारीक में, है ना। तो सबसे पहले उसको किसने रीड की थी या फिर किसने रीड किया था इनमें से, तो इनमें से रीड किया था जेम्स प्रिंसिप ने।
ठीक है, ये कौन थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, मतलब जैसे जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ते हैं या पत्थरों के बारे में जानते हैं, इसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पर आकर अशोकन पिलर पे क्या क्या लिखा था इसके बारे में पढ़ा था और बताया था लोगों को कि वो उस पर उन्होंने बताया, उस पर उन्होंने लिखा है, और अशोक ने लिखा है, किंग अशोक ने लिखा है कि कैसे वो बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट किया, कैसे बुद्धिज़्म सबके लिए अच्छा है, सबको अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, और क्या काइंडनेस होती है, मतलब उनके थॉट्स जो है वो कुल मिला के उन्होंने पिलर पे लिखे हुए। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। जेम्स प्रिंसिप इज द राइट आंसर। ग्रेट बाथ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड इन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ कहाँ पर सिचुएटेड है? तो देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना वो ऐसा नहीं है कि इतना इतना ही है, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन अलग अलग जगह पर है ना। उन सभी सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? सभी को मिलाकर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। या ऐसे मत कंफ्यूज होना कि हड़प्पा, इंडस वैली, सिंधु घाटी, ये सब एक ही है, एक ही के लिए नाम दिया हुआ है, अलग अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। जैसे आप लोग का नाम चिंटू, मिंटू, रमेश, सुरेश सब कुछ होता है ना, किसी एक ही पर्सन का नाम बहुत सारे नाम रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब एक ही सभ्यताओं के नाम है। ठीक, कहाँ पर बसा था ये? इंडस वैली के आसपास की जगहों पर। तो अब इंडस वैली के आसपास बहुत सारी जगह थी जहाँ पर इनिशियली लोगों ने अपना सेटलमेंट बनाया था, बसाया था। कहाँ कहाँ पर? लोथल पे, धोलावीरा पे, ठीक है, मोहनजोदारो पे, कालीबंगम पे, हमने पढ़ा है ना, बहुत सारा हमने पढ़ा है। तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ग्रेट बाथ देखने को मिला? मतलब ऐसा वो पूल जैसा, मतलब ईंटों का बड़ा सा पूल, आपने मोहनजोदारो वाली मूवी में देखा होगा। वहाँ पर क्या करते थे लोग? रिलीजियस डे के दिन उसमें डुबकी लगाते थे, ठीक है, उसमें डुबकी लगाते थे और उनको ऐसा लगता था, ऐसी मान्यता रखते थे वो कि डुबकी लगाने से उनके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत बड़ा ऐसे चढ़ाव वाला ऐसा एरिया है, काफ़ी ग्रेट बात उसको कहा जाता था। क्लियर? तो ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। ये सारे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदारो वाली जगह है वहाँ पर ग्रेट बात देखने को मिलता है। क्लियर है? ऐसे सारे अलग अलग जगहों की, ये हड़प्पा जो है ये भी एक जगह है, लोथल भी जगह, कालीबंगन भी जगह, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, इनकी अलग अलग खासियत है। ठीक है, मोहनजोदारो याद आया। अब मोहनजोदारो को कैसे याद रख सकते हैं? मोहनजोदारो मूवी से। मोहनजोदारो मूवी में से बड़ा सा ग्रेट बात दिखाया ना, उसमें लोग डुबकी लगाते थे। क्लियर? दीन-ए-इलाही, अ न्यू रिलीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दीन-ए-इलाही एक नया रिलीजन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसकी कहानी समझना। अकबर जो था, अच्छा, तीनों राजाओं की मैं खासियत बताती हूँ, मैं हर बार बताती हूँ, ये पहली बार नहीं है कि 2013 में क्वेश्चन आया है। 2013 के पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 2013 के बाद भी बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हमने 2021, 16, 19, 18 बहुत सारे पेपर्स हमने डिस्कस करे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं और हर ईयर में अलग अलग स्टेट्स में स्टेज 1 होती है ना। स्टेज 1 हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, तो हमारे पास में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कई सारे पेपर्स में आ चुका है, ऐसा भी नहीं कि किसी एक ही स्टेट के पेपर में आया हो, बहुत सारे स्टेट के पेपर में आया है। दीन-ए-इलाही के बारे में मैंने आपको जब मुगल एम्पायर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। अकबर जो था उसकी, मतलब जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनका ना एक एरा था। क्या था? एक एरा था। अपन कहते हैं ना कि उनका एक समय हुआ करता था, ऐसा। तो अकबर का समय जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माना जाता था। किसके लिए माना जाता था? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी सियासत या फिर पॉलिटिकल टर्म्स या एडमिनिस्ट्रेशन की इसने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई थी कि मुगल एम्पायर इतने समय तक चल पाया। मतलब इधर शुरू हुआ था बाबर से, बाबर के बाद में आया हुमायूं, तो बाबर ने भी थोड़े समय ही रूल किया और हुमायूं ने तो बहुत कम समय रूल किया था, है ना। और फिर उसके बाद में अकबर ने बहुत कम उम्र में मुगल एम्पायर संभाल लिया था। अब अकबर के बाद में ऐसा क्या हुआ कि मुगल एम्पायर शाहजहां से भी बहुत आगे तक कई सारे मुगल एम्पायर्स चले, है ना। तो अकबर ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का कि
मतलब सिर्फ एक राजा बदलने की बात थी, बाकी वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर उसी तरीके से चलता रहता तो शायद और आगे तक चलता, ठीक है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके इन राजाओं ने क्या कर दिया, उसको नष्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इसके बाद से, शाहजहां के बाद से नहीं, शाहजहां के बाद में औरंगजेब के बाद से, ठीक है, औरंगजेब के बाद से औरंगजेब ने सारा कारनामा जो है वो थोड़ा सा खराब कर दिया था, वो हिटलर जैसा बन गया था, ठीक है। तो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से जमाया। जैसे कि स्कूल में एक स्कूल होता है, स्कूल है ना, तो स्कूल क्या है, हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है। तो जब स्कूल को बिठाया या फिर स्कूल को जब एस्टेब्लिश किया तो उसमें ऐसे सिस्टम बना दिया कि फ़ीस इस तरीके से पे होगी, या फिर अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ इस तरीके से होगी, लेक्चर्स इस तरीके से लगेंगे, टीचर्स के ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। मतलब बेस्ट सोच सोच के स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे बढ़िया सा पूरा का पूरा सारा सिस्टम सेटअप कर दिया। अब उसके बाद में हज़ारों प्रिंसिपल बदल जाए, मान लो वो उसी तरीके का सिस्टम वो रखते हैं जैसा उनका चला आ रहा है, तो बहुत लंबे समय तक चीज़ें चल सकती है ना। फिर उसके बाद में उसके अंदर अगर चेंजेस लाए भी जाएं समय के साथ में, क्योंकि चीज़ें बदलना ज़रूरी है, तो अगर लाएं भी तो पॉजिटिव चेंजेस लाएं तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसे अकबर ने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि उसके अंदर कुछ ही चेंजेस करके समय के साथ बदला जाए अगर उन चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसने बहुत काम किया था। जहांगीर जो था, इसका पेंटिंग का बड़ा शौक था। क्या शौक था? पेंटिंग का। काफ़ी ज़्यादा ये मतलब पेंटिंग्स बनाने के शौकीन थे, है ना। शाहजहां का जो काम था वो किसका था, मतलब इनको आर्किटेक्चर और जो अपना होता है आर्किटेक्चर, है ना, मैंने आर्टिक लिख दिया, आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे बड़े बड़े आपने देखा होगा ताजमहल और बहुत बहुत सारी इमारतें इन्होंने बनवाई है, तो इनका ऐसा शौक था। तो ये एरा माने जाते हैं इन तीनों के, ठीक है। अब अकबर, मैम पॉइंट पे आ दो थोड़ा सा, तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया, लेकिन अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर का ऐसा मानना था कि सबको साथ में लेके चलता था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एम्पायर को अगर हराया है तो उसको नीचा दिखाएगा या फिर उनको परेशान करेगा या फिर उनकी इज्जत खराब करेगा, ऐसा नहीं। अकबर का ऐसा मानना था कि अगर अपने को आगे बढ़ना है तो सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है ना। अगर सबको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे तो अपने दुश्मन कम इकट्ठे होंगे, और अगर कम दुश्मन इकट्ठे हुए तो हम लंबे समय तक चल पाएंगे, ठीक है। ऐसा अकबर का मानना था। तो क्या ऐसा कि किसी एम्पायर के ऊपर राजी मत करो, दुश्मन नहीं बनेंगे, ऐसा क्या नहीं। उसमें इन्होंने फिर स्ट्रैटेजी अपनाई। स्ट्रैटेजी समझो बंदे की। इसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि मान लो किसी एम्पायर के ऊपर अटैक किया और अब वहाँ पे हम जीत गए हैं, है ना। तो अगर हम उसको नीचा दिखाते हैं या उनकी टांगे खींचते हैं तो आज तो हम वहाँ पे जीत गए, लेकिन कल को फिर वो बंदा अपनी दूसरी सेना लगा के या फिर चीज़ को दिमाग पे लेके, ईगो पे लेके हमको वापस से हराने भी आ सकता है। नो डाउट, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। तो उसने क्या सोचा कि इनको ऐसा करो कि राजा है, राजा रह चुका है ये, है ना, तो उसको क्या प्यारा है, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत प्यारी है। तो ये क्या करता था कि उनको कह देता था कि या तो आप छोड़ दो राजपाट, या फिर अगर आप राजा बने रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, लेकिन मुगलिया परचम के अंडर रहोगे आप, है ना। कि मतलब आप राजा रहो, बिल्कुल आपके जो एरिया है या आपका जो भी मतलब जिस भी एरिया में आप राज कर रहे हो, हम उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से उसके अंदर राज करना, आपकी अपनी अथॉरिटी रहेगी, लेकिन मुगलिया परचम के अंदर, कि मतलब आप मुगलिया परचम के अंदर आ गए हो। उसके बाद में आप जैसे राजा अभी तक रहे हो वैसे ही राजा रहो। तो राजा होगा तो मान सम्मान ही चाहिए, है ना। तो अब ऐसे में क्या हुआ, दुश्मन कम हो गए ना, क्योंकि अब वो मुगलिया परचम के अंदर आ गए हैं वो राजा, तो जाहिर सी बात है वो अकबर के अगेंस्ट कभी रिवोल्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अब अकबर की सेना के अंदर हो गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये क्या करता था, ये सभी लोगों को सम्मान देने में भरोसा रखता था, और ऐसा सिर्फ लोगों को नहीं, सभी के रिलीजन को भी सम्मान देता था। ऐसा नहीं कि मैं मुगल हूँ तो हर जगह मुगल ही होने चाहिए, या हर जगह मुस्लिम ही होने चाहिए, या हर जगह इस्लाम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये गड़बड़ किसने करी, ये गड़बड़ औरंगजेब ने करी, तभी औरंगजेब के बाद से सारी चीज़ें खराब हो गई थी। अकबर की आइडियोलॉजी जहांगीर और शाहजहां दोनों ने अपनाई, तब तक ये काम जो इनका रूल था काफ़ी अच्छा चला, ठीक है। अकबर का ऐसा मानना था कि सारे रिलीजन अपनी जगह पर ठीक है। तो ये क्या करता था, ये इनके दरबार में इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई हुई थी जहाँ पे रेगुलर हर रिलीजन के जो हेड्स होते हैं उनको बुलाते, जैसे हिंदू रिलीजन के हेड पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, है ना, क्रिश्चियन के फादर हो गए, ऐसे इस्लाम के हो गए, ऐसे अलग अलग रिलीजन के जो भी होते थे रिलीजियस हेड, उनको इकट्ठा करता था, एक जगह पे बिठाता था और उनसे अलग अलग इशू पे अपने विचार सुनवाता था। ऐसे बैठता
आता था वो बीच में और सबको अपने अपने विचार रखने के लिए कहता था। तो उसको ये समझ में आया कि गड़बड़ रिलीजन्स में नहीं है, गड़बड़ रिलीजन जो है वो सारे सही है, गड़बड़ जो है इन रिलीजियस हेड्स में है। ये जो हेड्स है ना, इनको ही क्लियर नहीं है, ये अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाते हैं, उसकी वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। नहीं तो रिलीजन सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसने क्या बोला, अकबर ने सारी चीज़ें सुनने के बाद, रेगुलर इनके साथ में मीटिंग्स करने के बाद, इसने एक दीन इलाही नया रिलीजन निकाला। क्या निकाला? दीन इलाही नया रिलीजन निकाला कि सारे रिलीजन एक ही है, कोई अंतर ही नहीं है इनमें, सिर्फ भाषाओं का अंतर है, सिर्फ बोलियों का अंतर है, सिर्फ इनको समझने का अंतर है, बाकी जो बात कही जा रही है वो सारी की सारी सेम। मतलब वो अकेला बैठता था ना और एक मुद्दे के ऊपर सारे रिलीजन की बात सुनता था, तो उसको ये एहसास हुआ कि बात तो सारी की सारी एक ही है, कहना तो सारे के सारे एक ही चाह रहे हैं, लेकिन बस तरीके अलग हैं और ऊंचा नीचा दिखाने वाली बातें हैं। तो फिर इन्होंने एक नया रिलीजन निकाला, दीन इलाही, कि गॉड इज़ वन और जो भी वननेस में बिलीव करता है वो इस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। समझ में आया? अच्छी कहानी है। ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर रिलीजन से हेट करो, या मैं कई बार देखती हूँ ऐसे बच्चे कहते हैं कि मुग़ल एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ना, या कई बार कुछ भी चीज़ें बोलते हैं वो अपने अपने हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर एम्पायर से, हर किंग से, हर चीज़ से, हर ऐतिहासिक स्टोरी से बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। आपको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिले कि गलती है। जैसे कि यहाँ पर गलती किसने करी? औरंगजेब ने करी, लेकिन अकबर हो सकता है ही माइट बी रॉन्ग एट मेनी पार्ट्स, लेकिन ये आदत तो इसकी अच्छी थी ना, तो इसको तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ना, इससे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। तभी तो आगे 2 राजाओं तक जिन्होंने इसकी ये चीज़ें मानी उनमें कोई परेशानी नहीं आई, उन्होंने अपना रूल अच्छे से जमा के रखा। वहीं जब औरंगजेब ने बोला कि नहीं होगा तो सिर्फ एक ही रिलीजन, भले वो कोई भी हो, नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन, जब कोई भी राजा, सिर्फ औरंगजेब की भी ना बात करें, जब कोई भी राजा अपने हिसाब से प्रजा को चलाने की कोशिश करता है, या अपने उसका जो भी है, जैसे भले उसका रिलीजन है या उसकी बोली है, या वो उस अकॉर्डिंग पूरी प्रजा को रखना चाहता है, वहां पे जाके गड़बड़ होती है। और जब जो राजा सभी लोगों को एक समान सम्मान देता है और एक समान रखने की कोशिश करता है, या उनकी जो भी चीज़ें हैं या उनकी जो वैल्यूज़ हैं या जो उनकी सोचने समझने के तरीके हैं उनको रिस्पेक्ट देता है, तब वो राजा सबका चहीता होता है। ठीक है, अब वो भले अकबर हो या कोई भी राजा हो, या मुगल एम्पायर हो या कोई भी एम्पायर हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे हर चीज़ों से हम सीख सकते हैं बहुत सारा कुछ। आंसर इज अकबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बॉक्साइट? तो आप क्या है, साइंस का क्वेश्चन है? नहीं, साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है ना, या मिनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी कहीं पे 1-2 जगह बात की है, और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में तो एक पूरा पैराग्राफ ही आपको बॉक्साइट का दिया हुआ है ना। तो बॉक्साइट जो है वो किस में से बनता है, मतलब बॉक्साइट में से क्या बनता है? बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम बनता है ना। नहीं मतलब डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया है तो हम एल्यूमिनियम में टिक करेंगे, लेकिन कुछ बहुत अमाउंट में जब बॉक्साइट यूज होता है, उसको जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एल्यूमिना निकलता है। क्या निकलता है? कुछ अमाउंट ऑफ एल्यूमिना। फिर उस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम निकलता है। समझ में आई बात? तो ये थर्ड प्रोडक्ट है ऑफ बॉक्साइट, या सेकेंड प्रोडक्ट है ऑफ बॉक्साइट। क्लियर? आंसर इज एल्यूमिनियम। Which type of drainage pattern is formed when river and its tributaries resemble the branches of tree? बना के देख लेते हैं। जब रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ट्री की ब्रांचेस की तरह बनेगी तो इस तरीके के पैटर्न को क्या कहा जाएगा? तो ये एक डेंट्राइट जैसा दिख रहा है ना, डेंट्रिक पैटर्न। अच्छा, आपको डेंट्राइट्स याद है? आप साइंस में पढ़ते हो ना, वो नर्व्स और वगैरह होती है अपने अंदर, जो अपना लंग्स होता है उसके अंदर भी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है ना, ये सब होते हैं। तो उसमें आप ये पैटर्न देखने को आपको मिलता है। याद है कि नहीं याद है ना? तो इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? डेंट्रिक पैटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेंट्रिक पैटर्न। सिमिलर सा दिख रहा है। आंसर इज राइट। Which one of the following types of vegetation does rubber belong to? रबर इनमें से कौन से वेजिटेशन को बिलोंग करता है? ठीक है, कौन से वेजिटेशन को बिलोंग करता है रबर? कहाँ पर होता है ये हमको देखना है। तो कौन से वेजिटेशन को रबर बिलोंग करता है?
अच्छा, टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? जो आप बहुत बर्फीला मतलब आर्कटिक वाला रीजन जैसा होता है, वहाँ पे जिस भी तरीके का वेजिटेशन होता है ना, वो टुंड्रा वेजिटेशन कहलाता है। मतलब बहुत ठंडे, बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके में जो वेजिटेशन होता है एकदम टॉप पे, वो क्या कहलाता है? टुंड्रा। रेडियल वेजिटेशन अलग होता है, अरे सॉरी, रेडियल वही तो बोलो, रेडियल यहाँ कहाँ से आ गया। टाइडल वेजिटेशन जो है वो क्या होता है? जो अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने देखे, जैसे कि अपना ये डेल्टा वाला रीजन है, ठीक है? कौन सा रीजन है? ये डेल्टा वाला रीजन है। और डेल्टा वाले रीजन में अगर हम देखें तो जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स इकट्ठी मतलब सी के अंदर मिलती है, ठीक है, उधर आप देखोगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट बने हैं। कौन से फॉरेस्ट बने हैं? ऐसे मैंग्रोव फॉरेस्ट बने है ना, बहुत अंदर घने सुंदरबन वगैरह सब कुछ। अब इनकी जो जैसे ये पानी है ना, मतलब ये ज़मीन है मान लो, ठीक है, ये क्या है? ये ज़मीन है। अब यहाँ पर इनकी जड़ें जो है वो ऐसी होती हैं, ठीक है। अब पानी जो है वो किस तरीके से आता है? पानी ऐसा आता है कि मान लो मेरा हाथ क्या है? पानी है, ठीक है, मेरा हाथ क्या है? पानी है। अब ये पानी आएगा तो पहले नीचे रहेगा, फिर ये लो टाइड है, फिर हाई टाइड आई तो ऊपर जाएगा, फिर लो टाइड आई तो फिर नीचे आएगा। ऐसा यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। कौन से फॉरेस्ट होते हैं? टाइडल फॉरेस्ट होते हैं कि पानी हाई टाइड और लो टाइड के जहाँ पर होती है वहाँ पर ये फॉरेस्ट जो है वो बने होते हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे क्यों बने होते हैं कि मान लो हाई टाइड है या लो टाइड है जब आ रही है, तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? पीछे वाला जो अपना लैंड वाला सरफेस होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होते और सीधे हाई टाइड लो टाइड जैसी सिचुएशन अगर यहाँ पे बन रही होती तो पूरे के पूरे एरिया को डुबा ले जाते ना, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको लोगों को हाई टाइड और लो टाइड से भी प्रोटेक्ट करते हैं और इनका जो बनावट होती है वो भी इसी तरीके से होती है। इनकी रूट्स जो है वो बाहर भी हमको दिखती है कि जब हाई टाइड आए तो रूट्स में पानी चला जाए, लो टाइड आए तो फिर वो रूट जो है वो ऑक्सीजन भी ले पाए बाहर से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो ये टाइडल हो गया। यहाँ पे तो रबड़ दिखेगा नहीं, टुंड्रा में भी रबड़ ग्रो होता नहीं है बहुत बर्फीले एरिया में, ठीक है। हिमालयन वेजिटेशन में भी रबड़ होता नहीं है। रबड़ जो है वो कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? जो कि थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर हॉट वार्म एंड ऐसे होते हैं, मतलब बढ़िया सा उनका एटमॉस्फेयर होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो एवरग्रीन रहते हैं, मतलब वो उनकी लीव्स जो है वो हमेशा हरी रहती है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया में दिखता है हमको। ये कौन से एरिया में दिखता है? ट्रॉपिकल एरिया। अब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है भाई? ट्रॉपिकल एरिया समझा देती हूँ। ट्रॉपिकल एरिया हम देखते हैं ना कि हमने जो हीट जोन पढ़े, ठीक है, उसमें एक ट्रॉपिकल जोन होता है ना, एक टेम्परेट जोन होता है ना, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं ना। तो बस वो ट्रॉपिकल एरिया जो होता है उसी में क्या होता है, जो उस एरिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? रबड़ देखने को मिलता है। रबड़ की क्या होती है? ट्री होती है, ठीक है। तो ये ट्री है मान लो रबड़ की, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब ये जो बार्क आपको दिख रही है ना, रबड़ वाले पे आ जाते हैं, बार्क आपको दिख रही है। अब इस बार्क के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसको क्या कहते हैं? लेटेक्स, ठीक है। तो अब ये लेटेक्स रहता है, तो अब इसमें से लेटेक्स कैसे निकालें? तो इस बार्क को ऐसे ना कट कर देते हैं। कैसे? ऐसे इस तरीके से कट कर देते हैं, जैसे चीरे लगा देते हैं। फिर यहाँ पर एक पतली सी ऐसे रॉड टांग के नीचे कटोरा लगा देते हैं ताकि इन चीरों में से जब वो लेटेक्स आएगा तो टपक के सारा का सारा कटोरों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। फिर उस लेटेक्स को प्रोसेस करके क्या करते हैं? रबर बनाते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया में कौन से स्टेट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता? तो कुछ 8 स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे जाता है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको समझा चुकी हूँ ना कि ये नाम क्यों है, ये भी समझ लो कि जैसे ये क्या है? ये पूरी की पूरी अर्थ है। अब इस अर्थ को हीट जोन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। हीट जोन कैसे? कि ये क्या है? सन है ना। अब ये सन क्या करता है? ऐसे अपनी रेस फैलाता है, ये क्या करता है? रेस फैलाता है। अब ये रेस जो फैला रहा है हमको दिख रहा है कि इतना वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया अगर आप देखो, इक्वेटर वाला एरिया अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और फिर से बनाते हैं, है ना। ये जो इक्वेटर वाला एरिया आप देखोगे, मतलब सेंटर वाला एरिया अगर हम देखते हैं तो सेंटर वाले एरिया पे भयंकर वाली धूप आ रही है ना, एकदम डायरेक्ट धूप आ रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसको ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर मान ले, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों एरियाज में मीडियम धूप आ रही है ना, एकदम डायरेक्ट धूप नहीं आ रही, थोड़ा सा दूर भी है, क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल जैसा है ना, दूर भी है, इधर इक्वेटर पास भी ऐसे दिख रहा है, इधर ये दूर भी है, प्लस धूप भी ऐसी स्लांट सी जा रही है ना। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर यहाँ पर जो बिल्कुल ही ठंडा वाला एरिया है, तो नीचे वाले को एंटार्क्टिक सर्कल नाम दे दिया, ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल नाम दे दिया, मतलब बहुत ही ठंडा है। देखो ना यहाँ पे धूप एकदम जाएगी भी तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल की पूरी ऐसी करके शिफ्ट हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहेगा क्योंकि धूप कम पड़ रही है ना। तो इनको जोन्स को नाम तो देना पड़ेगा कुछ, जैसे मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो मेरा नाम रिया, आपका नाम सोनू, मोनू, कुछ भी होगा जो, तो क्यों नाम दिए हुए, ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। तो ऐसे इन जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो नाम दे दिया। अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ से होके जाता है, ऐसी सी लाइन रहती है ये, है ना, तो इंडिया से भी होते हुए जाता है। अब इंडिया में अगर हम देखें तो 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हुए जा रहा है, जिसमें से अब देखो ये लाइन जैसी है, ठीक है, लाइन जैसी है, तो जाहिर सी बात है जो लाइन में स्टेट्स होंगे उन्हीं में से होते हुए जाएगा ये, तो जो नीचे या फिर नॉर्थ साइड में जो स्टेट्स आ रहे हैं उनसे तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, मध्य प्रदेश से तो होते हुए जाते ही है ना। तो मध्य प्रदेश की लाइन में जो भी स्टेट्स आ रहे हैं कोने तक, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको जाते हुए दिखेगा। तो अब जैसे गुजरात हो गया, है ना, इधर वाले एरियाज हो गए आपके, तो वहाँ से क्या जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाने जाना है। लेकिन उड़ीसा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश इधर और उड़ीसा इधर की साइड में, तो उड़ीसा से तो जाना ही नहीं है। राजस्थान से भी जाएगा क्योंकि इधर की साइड से ऐसा आता है ना, तो राजस्थान भी मिल जाएगा इधर, छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा इधर मध्य प्रदेश की इधर वाली साइड में, मतलब छत्तीसगढ़ के टॉप वाली साइड से होते हुए जाएगा। त्रिपुरा भी ईस्ट साइड में हम देखेंगे तो वहाँ से भी चला जाएगा, लेकिन कहाँ से नहीं जाएगा, उड़ीसा से नहीं जाएगा, क्योंकि उड़ीसा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो मेरे को आजू बाजू के भी जो भी कंसेप्ट याद आ रहे थे, हीट जोन वगैरह, ये सब भी मैंने आपको समझा दिए। Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? इनमें से कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर है जहाँ पर सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे ग्रो की जाती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अलग से समझाने की जरूरत ही नहीं है। प्लांटेशन ही ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे ग्रो करते हैं। जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, है ना, इनको क्या करते हैं, सिंगल क्रॉप। शुगर केन हो गया, एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, मतलब बेचने के पर्पस से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। Which one of the following iron and steel plant is located in उड़ीसा? इनमें से कौन सी जगह पर उड़ीसा में आयरन और स्टील प्लांट जो है वो लोकेटेड होता है? तो कहाँ पर है, राउरकेला। राउरकेला या फिर पूरे उड़ीसा को ही कहा जाए ना, तो पहले बहुत बैकवर्ड माना जाता था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट चेंजेस के कारण अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेकंड नंबर पे है। जितने भी एनआईटीज़ की रैंक है उसमें सेकंड नंबर पे एनआईटी राउरकेला आता है ना। और अगर आप देखोगे, मतलब ऐसे आपने नाम नहीं सुना होगा, अगर आप उधर उधर के रहने वाले हो या आपके भाई बहन वहाँ पे पढ़ते हैं या आपके पेरेंट्स यहाँ की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कहीं पर काम वगैरह करते हैं, कुछ जॉब पोस्ट पे, तो आपको पता होगा। बाकी यूजुअली नहीं नाम पता होता, लेकिन इट इज़ अ वेरी मच, मतलब हमारे यहाँ के काफ़ी एक स्पेशल प्लेस है इंडिया की। ठीक, तो राउरकेला में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट भी है। तो उड़ीसा का आयरन और स्टील प्लांट कहाँ पे है, राउरकेला में। अब आप मेरे को एक काम करके बताना है कि हमने दुर्गापुर, बोकारो, है ना, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर, इन तीनों को हमने ना मैप पे प्लॉट किया है। ठीक है, आप 10th क्लास के हो ना, टर्म 2 भी अभी आने वाली है, तो इसके लिए मैंने पूरा मैप आपको करवाया है ना। तो आयरन एंड स्टील प्लांट की जो मैप प्लॉटिंग है उसमें दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर हमने मार्क किया है। तो ज़रा बताना मुझे कि कौन से स्टेट में हमने इनको मार्क किया है। तीनों जगहों के स्टेट मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following fact, इनमें से कौन सा फैक्ट लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया के लिए ट्रू नहीं है? इंडिया में लेटराइट सॉइल जो पाई जाती है उसके बारे में ये फैक्ट सही नहीं है। जो सही फैक्ट नहीं है उसको हमको टिक करना है। तो हम 3 सही फैक्ट ढूंढ लेते हैं, एक ऑड वन आउट हो जाएगा, है ना। तो अरे यार, चलो
अभी तो सोचो नहीं देखा है ना, समझाते जाती हूँ। दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लीचिंग। क्या लैटेराइट सॉइल लीचिंग की मदद से बनती है? हाँ बिल्कुल, है ना, पानी इसमें से बह के चले जाता है, लीचिंग की मदद से बनती है। कैश्यू नट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं सॉइल में, बिल्कुल सही है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है ना। अब क्या इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर होता है? नहीं, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे ये ब्रिक जैसी सॉइल होती है, ठीक है। तो ब्रिक जैसी सॉइल के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ऑर्गेनिक मैटर आपको ब्लैक सॉइल हो गया और दूसरी जो सॉइल्स होती है उसमें देखने को मिलेगा, लेटराइट सॉइल में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लीचिंग से बनी होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी मे बी पॉसिबल उससे बह के चला जाता हो, ठीक। पोटाश जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हमको गलत बताना है, तो गलत ये है कि हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर नहीं होता है, तो जो गलत है वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर, है ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इनमें से कौन सा डैम जो है वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है ना। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे पार्ट रहे हैं, जैसे पंचेत, तिलैया और माइथुन, ठीक है। लेकिन मेटर जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है सालेम, है ना, डिस्ट्रिक्ट है सालेम। हमने मार्क किया है ये भी, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री है ना। हमने सालेम मार्क किया है तमिलनाडु में, जिसमें हमने जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर ये सब मार्क किए ना, उसी में हमने सालेम भी मार्क किया है तमिलनाडु में। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर डैम है, ठीक है। तो ये जो है अपना दामोदर वैली प्रोजेक्ट तो तमिलनाडु का है ही नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है मिट्टर भी इसका पार्ट नहीं होना है, मित्तुर भी इसका पार्ट, मिट्टर नहीं है, मित्तुर, ठीक है। Which mountainous state faced severe flooding in June 2013? इनमें से कौन सा माउंटेनियस स्टेट है, मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं और जिसमें बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आई थी जून 2013 में, ठीक। तो हमको उसका नाम बताना है। जम्मू कश्मीर भी माउंटेनियस है, ठीक है। अब माउंटेनियस तो दिख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2013 में बहुत ही भयंकर वाली बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग दर्शनार्थी समझ सकते हैं, यहाँ पे तीर्थ करने जाते हैं लोग, है ना, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। बहुत सारे लोग बह गए थे, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए थे, किसी के बच्चे बचे हैं तो किसी के पेरेंट्स बचे हैं, है ना, या कि बच्चे बचे तो पेरेंट्स ख़त्म हो गए, पेरेंट्स बचे तो बच्चे ख़त्म हो गए। तो ऐसी वहाँ पर स्थिति थी, बहुत ही भयंकर वाली बाढ़ आई थी। कहाँ की बात हो रही है? ये उत्तराखंड की बात हो रही है। आप तो शायद 2013 में काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन मुझे याद है बहुत ही अच्छे से, और मतलब हमारे रिलेटिव में से भी कुछ लोग वहाँ पे थे, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे केम बैक होम सेफली। लेकिन बहुत ही हालत ख़राब थी। वो अभी भी जब उनकी आंखों देखी बताते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ आने के बाद में बहुत समय तक उन्होंने थेरेपी ली, बिकॉज देवर इन हवोक कि क्या देख के आए हैं वो लोग, है ना। मतलब बच गए, वो भी मिलिट्री की मदद से। वहाँ पर मतलब जो रेस्क्यू टीम पहुँचती है ना, वो भी किस हालत में लोगों को बचाती है, पूरा जब उन्होंने बताया ना, तो अपने को ऐसी चीज़ें सुन के ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ अपने को मिली है डेली, अगर हम जी रहे हैं आसानी से, कि हम सेफ़ हैं अभी तक, ज़िंदगी के 20-21 साल भी अच्छे से सेफली निकाल लिए, तो वी आर वेरी मच लकी। छोटे छोटे बच्चों की जानें चली गई, वहाँ पे गोदी में लिए हुए थे उनके पेरेंट्स, और एकदम से पानी में बह गए। सोचो उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी, है ना। तो ये 2013 में उत्तराखंड की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ नॉन सस्टेनेबल सोर्स? इनमें से कौन सी एनर्जी नॉन सस्टेनेबल सोर्स से बनी है? तो देखो एक तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पढ़ते हैं हम, है ना। कौन कौन सी? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन सी सोर्स होती है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना, मतलब जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। और रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, है ना। तो अब सस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल क्या होते हैं? ऐसे सस्टेनेबल होते हैं। सस्टेनेबल सोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होते, बता रही हूँ, ठीक है। नॉन सस्टेनेबल मतलब जो ज़्यादा समय तक ना रहे, है ना। तो ज़्यादा समय तक कौन से नहीं रहते? सिमिलर हमको दिख रहा है, कौन से? नॉन रिन्यूएबल, नॉन सस्टेनेबल है, मतलब आने वाली जनरेशन को हो सकता है ना मिले, क्लियर है।
आने वाली जनरेशन को हो सकता है ना मिले, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सस्टेनेबल। और रिन्यूएबल कौन से हो जाते हैं, सस्टेनेबल, जिनको रिन्यू कर सकते हैं और जो सस्टेन्ड है, चलेंगे बहुत समय तक। तो नॉन सस्टेनेबल कौन से हो जाएंगे, नॉन सस्टेनेबल में हमको कौन से देते हैं, यूरेनियम और थोरियम। अरे यार ये बोर्ड आज तो बहुत ही परेशान कर रहा है। यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम जो है वो कौन सी एनर्जी बनाते हैं, थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब यूरेनियम और थोरियम क्या है, ये भी अर्थ में से ही निकलते हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है इसकी मदद से भी, है ना। तो सोलर, विंड और जियोथर्मल एनर्जी तो ऐसे जो रिन्यू की जा सकती है आसानी से, है ना। कभी खत्म, पानी भी खत्म नहीं होना, विंड भी खत्म नहीं होनी, सोलर, धूप, सूरज दादा भी हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, थर्मल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। तो हम बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। फिर हमने देखा कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही बना दिया था। फिर ऐसा रियलाइज़ किया गया कि यार ऐसे टॉपिक्स जो कि इंडिपेंडेंस के बहुत बाद में आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब नहीं थी लेकिन अब हैं, तो इनके ऊपर कौन लेजिस्लेट करेगा या इनके ऊपर कौन लॉज बनाएगा, है ना। तो इन सारे टॉपिक्स को रेसिडुअल टॉपिक्स में डाला गया। किस में डाला गया, रेसिडुअल टॉपिक्स में डाला गया, कि मतलब इनके ऊपर जो है वो अलग से काम होगा। ये रेसिडुअल टॉपिक्स है, बचे हुए टॉपिक्स है। रेसिड्यू क्या होता है, बचा हुआ ना, तो रेसिडुअल टॉपिक्स है, बचे हुए टॉपिक्स है जिनके ऊपर जिनको किसी लिस्ट में नहीं डाला गया था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कुछ भी आने वाले हैं, है ना। तो इनके ऊपर कौन काम करेगा, यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी सेंटर पे होती है ना, सेंटर पे गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट, ये काम करेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, Who was the king of Nepal in 2006 during, बस बोर्ड टच हो रहा है और आंसर आ जा रहे हैं। Who was the king of Nepal in 2006 during the second movement of democracy? डेमोक्रेसी के सेकेंड मूवमेंट के समय पे नेपाल का किंग कौन सा था। तो डेमोक्रेसी का सेकेंड मूवमेंट जो है वो इसलिए हुआ था क्योंकि इलेक्टेड पार्लियामेंट हटा दी गई थी, और जो, हाँ मतलब ऐसा हुआ था कि किंग बीरेंद्र ऑलरेडी रूल कर रहे थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्सेप्ट हुई थी कि किंग जो है वो फॉर्मल हेड रहेगा और उनके अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्टेड बॉडी रहेगी। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो मेन काम वही लोग करेंगे, है ना। तो अब अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि किंग बीरेंद्र पूरी रॉयल फैमिली को मैसेकेयर कर दिया जाता है, मतलब उनका नरसंहार हो जाता है, मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है। ठीक, तो अब कौन किंग बनेगा, तो किंग ज्ञानेंद्र नया किंग बनता है नेपाल का। अब वो किंग ज्ञानेंद्र को ऐसा रहता है कि मैं फॉर्मल हेड क्यों रहूं, मैं तो पूरी तरीके से हेड रहूंगा। तो वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर और जो इलेक्टेड बॉडी रहती है पार्लियामेंट, वो भी सारा कुछ डिसमिस कर देता है और खुद को पूरे देश का राजा बताता है। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो एक्शन लेते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा तो होना ही नहीं है, हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी बनाई है तो वो तो रहेगी रहेगी। तो ये दूसरी बार, मतलब अभी तक किंग बीरेंद्र के समय तक इन्होंने मोनार्की को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो एक्सेप्ट करी थी, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करी थी। ठीक है, तो उसके अंदर किंग जो है वो सिर्फ फॉर्मल हेड था, तो लोगों को समझ तो तब तक आ ही गई थी, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा था कि अभी भी राजा को मौका दिया हुआ था, लेकिन किंग ज्ञानेंद्र को ये चीज़ समझ ही नहीं आई, उसने फिर से गड़बड़ कर दी। तो फिर इस समय पे कौन राजा था, किंग ज्ञानेंद्र राजा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, किंग ज्ञानेंद्र। ये किंग बीरेंद्र को अपन थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, किंग ज्ञानेंद्र जो है वो इस समय का राजा था। Which of the following people movement later converted into a political party? इनमें से कौन से मूवमेंट में बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई? तो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट फॉरेनर्स। 10th क्लास में आपने पढ़ा है सिविक्स में, स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट फॉरेनर्स। जब वो एंड पे आया, जब वो खत्म हुआ, तो उसमें से ही एक पॉलिटिकल पार्टी निकली थी। ठीक है, कौन सी निकली थी, मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना, बहुत ही ऐसे गुण ऐसा करके उसका नाम है, कमेंट में बताना, मेरे को दिखना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम। लेकिन निकली कहाँ से थी, असम से। ठीक, व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया की नेशनल कांग्रेस का क्या आइडियोलॉजिकल
ओरिएंटेशन था, है ना। तो क्या वो राइटिस्ट में बिलीव करते थे या लेफ्टिस्ट या सेंट्रिस्ट या इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर वो किसी इशू के ऊपर बैलेंस व्यू लेते हैं, है ना, और वो इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं कि जनता लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट ना बन जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म के ऊपर ही बात करे, या ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी आइडियोलॉजी के ऊपर ही बात करे, वो सेंट्रिस्ट बनी रहे, जिससे कि एक बैलेंस रिव्यू ले किसी भी इशू के ऊपर, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडिया नेशनल कांग्रेस, इसका क्या काम था, इसकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या था, सेंट्रिस्ट बने रहना, है ना। द सेंटर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज सिमिलर टू, इंडिया में जो सेंटर और स्टेट की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, आपने देखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से सीखी है ना। जिसमें से एक चीज़ जो हमने सीखी है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो हमने पावर शेयर की है ना, या जो रिलेशन हमने बनाया हुआ है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो किससे लिया है, किसका आइडिया लिया है हमने, ये स्पेन का आइडिया लिया है। जिस तरीके से स्पेन में शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स, वैसे ही हमने पावर्स किस में शेयर किए, इंडिया में भी शेयर किए। सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, इनमें से कौन सी पॉलिटिकल बॉडी में सीट्स रिजर्व्ड हैं पक्के से, तो 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, यानी कि लोकल बॉडीज़ में। और इसीलिए ऐसा देखा गया है कि अराउंड 10 लाख वुमेन जो है वो इन्वॉल्व है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। और सेम चीज़ हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भी हो, ताकि वुमेन के मुद्दों पर वुमेन बात करें, है ना। ऐसा ना हो कि वुमेन की कहानियाँ भी मेन ही बताते रहें, तो उससे कभी काम नहीं होना, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा में भी वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स बने, ताकि उनके मुद्दों पर वो डिसाइड कर सके कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी में मतलब वुमेन्स की प्रॉब्लम्स जो है वो वुमेन से अच्छे से बता सकती हैं, क्योंकि वही अच्छे से फील कर सकती हैं। मेल्स की प्रॉब्लम्स हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जीते, वैसे ही वुमेन्स की प्रॉब्लम मेल्स नहीं बता सकते क्योंकि मेल्स हमारी प्रॉब्लम्स नहीं जीते। समझ में आई बात। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सीट्स रिजर्व्ड है, लेकिन हम लोकसभा और राज्यसभा में चाहते हैं। मेधा पाटकर इज अ लीडर ऑफ विच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट की लीडर थी मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर जी के बारे में हम पढ़ते हैं जब हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा था, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो डैम्स वाला आपका चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन कि जब नर्मदा नदी के ऊपर डैम बनने वाला था तो उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस होंगे, आसपास का एग्रीकल्चर वेजिटेशन खराब होगा, एक्वेटिक लाइफ खराब होगी, और लोग जो डिस्प्लेस किए जाते हैं, मतलब वहाँ पे आसपास तो लोग रह रहे होते हैं ना नदी के आसपास, अब जब डैम बनाते हैं तो उन लोगों को हटाना होता है, तो फिर जब वो डिस्प्लेस कर देते हैं लोगों को तो उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, जिससे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सालों साल तक अफेक्टेड रहती है। तो इसलिए मेधा पाटकर ने इसको एक मूवमेंट बनाया था, आंदोलन बनाया था और आगे बढ़ी थी, ठीक है। तो शी वॉज द लीडर। इनमें से कौन सी कंट्री में 7 पार्टी अलायंस बनी थी बाय मेजर पार्टीज, तो हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी इन नेपाल की। जब हम बात करते हैं नेपाल वाले चैप्टर, मतलब सिविक्स वाले चैप्टर में 10th क्लास में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई थी किंग ज्ञानेंद्र के अगेंस्ट, है ना। जो 7 मेजर पार्टी थी उन्होंने अलायंस बना लिया था, यानी कि मिलकर एकजुट हो गई थी, ठीक। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 7 पार्टी अलायंस SPA फॉर्म किया था, कहाँ पर, नेपाल में। आंसर इज राइट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पीपल। जाहिर सी बात है पीपल, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, फॉर द पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है ना। तो डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, लोगों की इलिटरेसी, यानी लोगों की अनपढ़ता। अगर लोग अनपढ़ रहेंगे, लोग पढ़ाई नहीं करेंगे या लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे, तो उनको डेमोक्रेसी की गाइडलाइंस, किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से नहीं जीना चाहिए, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वो वही सेम रूढ़िवादी आगे फैलाते रहेंगे। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो इन इंडिया नरेगा 2005 रिजर्व्स 1/3 प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर, किसके लिए एम्प्लॉयमेंट रखते हैं, वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट रखते हैं। मनरेगा में हमने देखा था कि सभी लोगों की बात की जाती है कि जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग होंगे उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड रहेगा, नहीं देते अगर तो उनको पैसा दिया जाएगा।
सेम गोज फॉर नरेगा 2005 जिसमें 1/3 सीट्स जो या 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिक्स करने की बात कही थी, किसके लिए? वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 32, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज रिमूव्ड बिकॉज मनी एक्ट एज। प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम कैसे खत्म हो गई? मनी के कारण, मनी ने ऐसा क्या किया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये समझ सकते हैं आप, है ना। तो मनी ने क्या किया? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या हो रहा था कि सामने वाले की इच्छा और हमारी इच्छा में इत्तेफाक होना चाहिए कि जो हम बेच रहे हैं वही सामने वाले की खरीदने की इच्छा भी हो और रिटर्न में जो वो दे रहा है वो हमको भी लेने की इच्छा हो, है ना। तो दोनों की इच्छाओं में इत्तेफाक होना चाहिए, तभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बनेगा, नहीं तो फिर मतलब तभी एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये कैसे सॉल्व हुआ? मनी के द्वारा। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, मतलब एक्सचेंज में एक मीडिएटर बन गया, ठीक है, कि आप सामान मत एक्सचेंज करो, आप जो सामान उसको बेच रहे हो उसके रिटर्न में मनी ले लो, है ना, और इधर आपको जो खरीदना है उसको मनी से जाके खरीद लो, ठीक है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सामने वाले की इच्छा और आपकी इच्छा में इत्तेफाक हो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? मनी क्या बनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी। WTO मीन्स, है ना, WTO का मतलब क्या है, क्या होता है? 10th क्लास में हमने पढ़ा। देखो ना कितने ईजी क्वेश्चन है, मैं सच्ची बता रही हूँ, एकदम अच्छे से अगर आपने पढ़ा है ना, या मैंने जितना एटलीस्ट आपको पढ़ा है इतना भी आपने पढ़ लिया ना, तो आप टॉप कर जाओगे, मतलब सच्ची में टॉप कर जाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही होगा जो हमने नहीं पढ़ा होगा, सब कुछ हमने पढ़ा है। इवन 10th क्लास का ही है मैक्सिमम तो इसके अंदर, है ना। और थोड़ा बहुत जो है वो 6, 7, 8 का है, तो वो तो हमने सारे वीडियोस में कवर कर ही लिया है। क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ल्ड टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया? WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। बहुत सारे डे रख रखे, एक आध अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं भी बन पाते हैं ना तो चलेगा, छोड़ देना यार, तुक्का मार देना, नेगेटिव मार्किंग तो है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, ये ऐसे पढ़ लिया जैसे आज तो आपको हमेशा याद रह सकता है, कुछ बच्चों को हो सकता है याद ना रहे, तो ऐसा नहीं हो कि डेट्स लेके बैठ गए, याद करने बैठ गए, ठीक है चलेगा। एक आध अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिमाग में जा रहा है तो 1-2 बार पढ़ लो, उसकी रीडिंग मार लो, धुंधला भी याद रह गया तो सही तुक्का मार दोगे, और अगर नहीं भी रहा तो बाकी सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे अच्छे से, थ्योरी वाले, है ना। तो डेट्स को लेकर ज़्यादा लोड मत लेना, है ना। तो यहाँ खत्म हो गए क्या? हाँ खत्म हो गए। यहाँ पर हमारे 34 क्वेश्चन थे, क्योंकि 40 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस ईयर से रिलेटेड थे, तो वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेंगे, है ना, कि इस ईयर के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे या इस ईयर में ये चीज़ क्या हुई थी, तो वो रेलेवेंट नहीं थे, आपको आगे काम नहीं आएंगे। तो जो चीज़ें रेलेवेंट नहीं है वो मैंने हटा दी, है ना। 34 क्वेश्चंस अभी आपको इस पेपर में से काम के हैं, तो आप उसको दिमाग में रख लो। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक NTSC, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, शुरुआत से आखिरी तक, आखिरी से शुरुआत तक, सब कुछ। हम आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते, है ना। तो चिंता मत करिएगा, बस पढ़ते रहिएगा, घूमते फिरते कान में हेडफोन लगा के चीज़ों को सुनते रहिएगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत आपको नहीं है ना। फालतू किसी रेफरेंस बुक में या किसी के भी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी वीडियोस अवेलेबल है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवा रही हूँ, मैक्सिमम ये कर लो, बहुत है, ठीक है। और कुछ लगेगा तो एक्स्ट्राज में हम ही आपको बता देंगे, चिंता मत करना, ठीक। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।